ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, उसकी कैलकुलेशन के बारे में है कुछ। देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिनोट हम करते हैं ई और ब्रैकेट के अंदर आर। अब ये जो आई है, आई फॉर रिटर्न इन्वेस्टमेंट, के कौन सी इन्वेस्टमेंट है 1 2 3 4, तो आई उस इन्वेस्टमेंट का नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने रिसेंट एग्जांपल के अंदर बात की कि अगर हम 10 इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं तो वो जो 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, ठीक है, वो जो 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसमें से फिर जो सी इन्वेस्टमेंट के हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेंगे तो आर के साथ नीचे उसका नंबर यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 इन्वेस्टमेंट जो है 6 नंबर की उसकी बात करें तो ये ई ब्रैकेट के अंदर आर और आई की जगह पे 6 हो जाएगा कि हम 6 जो इन्वेस्टमेंट है उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न की डिस्कशन कर रहे हैं। ओके जी, अब जैसे मैंने रिसेंटली बात की कि देखो जो प्रोबेबिलिटी है, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी कि अगर मैं आज 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ और साल के बाद मुझे 10,000 उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, तो वो कितने % चांसेस हैं कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर फिर हम उसी के थ्रू ये एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन में हम फार्मूला लिखा हुआ है समीशन प्रोबेबिलिटी y ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल रिटर्न, कि वो जो रिटर्न है ये y मतलब वो हम उस रिटर्न को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ये वो प्रोबेबिलिटी के अंदर थोड़ी सी स्पेस है t के बाद y में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न कि किस आप रिटर्न की बात कर रहे हो, किस इस इन्वेस्टमेंट की, मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल रिटर्न और उसकी पॉसिबिलिटी, यानी कि कितना पॉसिबल है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, 10% है, 11% है, 12% है, वो चीज़। ठीक है, और नीचे उसको किया हुआ है कंबाइन के P1 R1 प्लस P2 R2 P3 R3 ऐसे सोन करते करते Pn Rn तक हम चले जाएंगे कि हर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी और जो रिटर्न है वो उसको मल्टीप्लाई करें और देन बाकियों में ऐड करते जाएं। तो टोटल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है समीशन i इज़ इक्वल टू 1 to n। i मैं बता चुका हूँ, i इन्वेस्टमेंट और n नंबर है, प्रोबेबिलिटी i और r i, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न दोनों की मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक रिस्क अवर्जन की क्या है, मैं इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर याद हो थोड़ा सा सबसे पहले लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पर हमने यही बात की थी कि हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के पर्सनस होते हैं। एक को हम बोलते हैं रिस्क लवर, जो रिस्क की तरफ जाते हैं, और एक वो होते हैं जो रिस्क से दूर भागते हैं। ठीक है, और एक वो होते हैं जिनको ये हम वर्ड यूज़ करते हैं रिस्क अवर्स, कि ये वो होते हैं कि जो चूज़ करते हैं कि यार हमने इस हद तक रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये रिस्क ले रहे होते हैं, कुछ हद तक रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, उससे ज़्यादा रिस्क को अब मतलब उसे चूज़ करने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने पर ये एग्री नहीं होते। ठीक है, द अजम्पशन दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स विल चूज़ द लीस्ट रिस्की अल्टरनेटिव, हम ये अज्यूम करते हैं कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कम रिस्की वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे चूज़ करें, आर एल्स बीइंग इक्वल एंड दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट एडिशनल रिस्क। अगर बाकी चीज़ों को आर एल्स बीइंग इक्वल का मतलब कि बाकी चीज़ों को आप इक्वल ही रहने दें, बाकी चीज़ों को आप ना डिस्कस करें, जो बाकी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं उन्हें सेम रहने दें, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, व्हाटएवर, सारा कुछ को सेम रहने दें, एंड दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट एडिशनल रिस्क, तो वो मज़ीद रिस्क जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, अनलेस हत्ता के दे आर कंपनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ हायर रिटर्न, जब तक कि उनको आप ज़्यादा रिटर्न ऑफ़र ना करो उसके बदले में। मतलब आप उन्हें ये ना कहो कि ठीक है जी आप ये रिस्क लो, इस रिस्क के बदले में मैं आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दूंगा, तो जब तक आप वो ज़्यादा रिटर्न की तरफ नहीं जाते तब तक वो लोग हाई रिस्क लेने की तरफ भी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिस्क अवर्जन, कि जो रिस्क से थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा दूर भागते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग द रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हम इसे कैसे मेजर करेंगे? देखो जो रिस्क है ना, यहाँ पे बात आ गई है रिस्क की, तो रिस्क जो है इसकी मेजरमेंट जो है उसके लिए हम वेरिएंस यूज़ करते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है। आप लोग जानते हैं कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन को डिस्कस कर रहा हूँ कि वेरिएंस की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि जो रिटर्न पॉसिबल है माइनस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और देन उसका जो डिफरेंस है उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर लें। मेजरिंग द रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये उसी से आ गई है कि वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का बिल्कुल सिंपल सा रिलेशनशिप होता है कि अगर आप वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है कि आप वेरिएंस जो है, ये वेरिएंस का फार्मूला उसका अंडर रूट ले लें तो वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली डाटे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी डाइवर्जन कितनी है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन पे जा रहे होते हैं। ओके, देन इसी से लिंक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अ मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी दैट इंडिकेट्स रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, कि आपको कितना रिस्क मिल रहा है, कितना रिस्क आपको लेना पड़ेगा एक यूनिट रिटर्न के बदले में। तो उसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, उसे आप पुट करेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, जो आपको इसके बारे में डिटेल बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजरिंग द रिस्क ऑफ हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न जो हमने किया था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, उसी को ही हम हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न से डिस्कस करते हुए आगे फर्दर चल रहे हैं कि उनका वेरिएंस कैसे फाइंड होगा। तो होल्डिंग पीरियड यील्ड में से माइनस कर दें एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड यील्ड, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा उसका। ठीक हो गया जी। ओके, और सेम ऐसे ही आप अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें तो आप उसे स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, मतलब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो एच पी वाई माइनस एक्सपेक्टेड एच पी वाई और आगे 2/n है। आगे इससे पहले हमने 1/n यूज़ किया था, तो ये 2 कहाँ से आया? देखो, ये है वेरिएंस। वेरिएंस आपको पता है स्केल होता है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये वो वेरिएंस के स्केल का है। इधर फार्मूला वही था 1/n, ठीक है, लेकिन 1/n का जब वो स्केल हुआ तो स्केल की वजह से वो 2/n में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। ठीक हो गया। नीचे डिटेल दी हुई है कि साइन कौन सा साइन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। एच पी वाई होल्डिंग पीरियड यील्ड या ड्यूरिंग पीरियड आई, एंड एक्सपेक्टेड एच पी वाई जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच पी वाई है, दैट इज़ इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज़, ठीक है। और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, किन किन चीज़ों से हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिटर्मन करते हैं, चेक करते हैं। अब देखो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कि आप कितना चाहते हैं कि इन्वेस्टर को कितना रिक्वायर्ड है रेट ऑफ रिटर्न, वो किन चीज़ों को देख कर करेगा। मैं कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे कितना रिटर्न चाहिए, मुझे 10% चाहिए, 12%, 15%, 20%। तो ये मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा, कैसे इस चीज़ का आइडिया लगाऊँगा, कैसे इस चीज़ को डिटर्मिन करूँगा कि मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो वो डेफिनेटली इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिस्क इनवॉल्व। ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको रिटर्न जो है वो मेजर करने में, डिटर्मिन करने में मदद देती हैं कि आप खुद से रिटर्न चूज़ करें, ठीक है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि जब टाइम गुजरता है, टाइम चेंज होता है, तो उसकी वजह से मनी की जो वैल्यू है वो नहीं रहती, मनी की वैल्यू में चेंज आ जाती है, मनी की वैल्यू तब्दील होती रहती है वक्त के साथ साथ। गैट्स कार्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, गैट्स कार्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक हो गया जी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि वक्त गुजरने के साथ जो पैसे में चेंजिंग आएगी, पैसों की वैल्यू में चेंजिंग आएगी, उसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अब देखो, अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास आज 10 लाख है, मैं ये सोचता हूँ कि यार 4 साल बाद मैं इस 10 लाख से कोई चीज़ बाय करना चाहता हूँ, मैं उससे सोच रहा हूँ कि 4 साल बाद मैं इन पैसों से ये काम करूँगा।
अब मुझे ये पता है कि यार 4 सालों बाद ये जो 10 लाख है, जो इसकी आज वैल्यू है, 4 सालों के बाद इसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर वैल्यू तो हमेशा कम ही होती है, बट इन रियलिटी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं सेम डॉलर की बात करूं तो अगर आप 2 साल पीछे जाकर किसी के पास डॉलर था तो उस टाइम डॉलर की वैल्यू 100 थी। मतलब अगर किसी ने 100 डॉलर लेके रखा हुआ था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी 100 डॉलर की वैल्यू 100 रुपीज़ 1 डॉलर की थी, तो 100 दूसरे उसकी मतलब 100 1 डॉलर की वैल्यू थी। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपके पास सीधी सीधी वैल्यू आ जाती। ठीक हो गया। अब अगर आप ये बोलो कि आज उसी डॉलर की वैल्यू कितनी है, तो आज डॉलर तकरीबन 170 के पास है। तो वही जो पैसे उस टाइम उसके 100 डॉलर्स थे, आज उसके वही 100 डॉलर्स जो उस टाइम 100 का एक बिक रहा था, आज उसका 170 का एक बिक रहा है, तो वैल्यू इंक्रीज़ हो गई ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ज़रूरी नहीं है डिक्रीज़ हो, इंक्रीज़ भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो वेरिएबल है जो फाइनेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जो फाइनेंस की हर इन्वेस्टमेंट, हर वैल्यूएशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो वर्किंग कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा इसकी इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा होता है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, ये बेसिकली आपका वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी प्राइस में कमी होगी। देखो, मैं अगर 10 लाख से आज एक कार ख़रीदना चाहता हूँ तो 5 सालों बाद भी क्या वो कार 10 लाख में बिक रही होगी। अब जैसे आप ही एग्जांपल दें खुद की, तो रिसेंटली कारें कितनी महंगी हो गई हैं। क्यों महंगी हुई हैं? वो इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। तो अगर एक कार पहले 20 लाख की थी और आपने वो 20 लाख रखा हुआ है कि जी मैं अगले साल इस कार को ख़रीदूँगा, और अगर आप वो कार जाकर 25 लाख की हो गई है, तो इन रियलिटी तो आपके पैसों की वैल्यू कमी हो गई ना, कि महंगाई की वजह से पहले जिस 10 लाख के बदले में वो एक कार आ रही थी, अब उस 10 लाख के बदले में वो कार नहीं आ गई, अब उस 20 लाख के बदले में वो कार आप नहीं ले सकते। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी पैसों की वैल्यू में कमी हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन, कि जिसकी वजह से आप ये सोचते हो कि यार मुझे कल को मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ आज मैं इतने पैसों में ख़रीद सकता हूँ, कल को सेम पैसों में ये चीज़ मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा। कल को ये चीज़ ख़रीदने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। इसकी वजह से फिर आप इन्वेस्ट करते हो कि यार मुझे इतना इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे इतना रिटर्न आ जाए, इतने % रिटर्न आ जाए जो कि इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दे, कि महंगाई होने से मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, मेरी इनकम भी उतनी राइज़ हो जाए। देन थर्ड है रिस्क इन्वॉल्व। सिंपल सी बात है, जब एक आदमी को आप रिस्क ज़्यादा उसे लेने पे मजबूर करोगे तो वो रिटर्न भी ज़्यादा चाहेगा। जब आपको पता है कि यार इस चीज़ के अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो आप क्यों उस चीज़ में जाओगे। एक तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जब जिसके अंदर रिस्क आपके पास लेट अज्यूम 5% है, ठीक है, और रिटर्न आपको उसके अंदर मिलना है 10%। आप सोचते हो कि यार 5% रिस्क लेकर मुझे अगर 10% मतलब रिटर्न मिल रहा है तो ओके। और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपका जो रिस्क है वो 10% है और रिटर्न भी 10% है। क्या आप इन दोनों में से ए प्रोजेक्ट यूज़ करोगे कि बी करोगे? डेफिनेटली आप ए की तरफ जाओगे जिसके अंदर 5% रिस्क लेने पर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, बजाय बी प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर रिस्क भी 10% है और रिटर्न भी 10% है। आप पहले की तरफ जाओगे, ए प्रोजेक्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्क जो है वो कम है और रिटर्न दोनों में सेम है। सेम अगर फ़र्ज़ करो इसी एग्जांपल के अंदर एक कोई सी प्रोजेक्ट भी है जिसके अंदर आप अगर 10% आपका रिस्क है और दूसरी साइड से रिटर्न आपका 20% पे जा रहा है, तो आप उसको चूज़ करने की तरफ जाओगे। आप सोचोगे कि यार रिस्क 5% बढ़ रहा है बट रिटर्न भी तो 10 से 20% पे जा रहा है। तो यानी कि इससे बिल्कुल क्लियर वाज़ेह होता है कि जब आपका रिस्क बढ़ता है तो बदले में आप रिटर्न भी ज़्यादा मांगते हो, और जब रिस्क कम होता है तो देन आप कहते हो कि चल ठीक है यार, प्रॉफिट कम भी है, रिटर्न कम भी है, तो कोई बात नहीं, रिस्क भी तो कम है ना, कोई डेंजरस तो नहीं है। लोग बैंकों में क्यों पैसे रखवा देते हैं? क्योंकि बैंक एक फ़िक्स आपको रिटर्न देगा होता है। आप सोचते हो कि यार फ़िक्स पैसे जो है बैंक में रखवा दो, बैंक इतने %
मंथली आपको देता जाएगा, वो यूज़ करते जाएंगे। अब उसके अंदर रिस्क कम है तो दैट्स वाई आप क्या करते हो, बैंक की तरफ मूव कर जाते हो बजाय आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के। ठीक है, तो ये क्या है कि रिस्क जितना ज़्यादा होगा किसी चीज़ के अंदर, जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा आप जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो आप उतना ही ज़्यादा रिकॉर्ड करोगे। ठीक हो गया। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर आप डिटरमिन करते हो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।